एपिसोड 110। डिप्रेशन से परेशान और परछाई से डरा हुआ दीनदयाल बिस्तर के नीचे छिपा था। अभिमन्यु उससे मिलने आया था। दीनदयाल ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए और वो अभिमन्यु के गले लग गया। अभिमन्यु ने उससे कहा कि वो जल्द ही खुद को बेगुनाह साबित करने का प्लान बना रहा था। अभिमन्यु की बातों ने दीनदयाल के अंदर एक नया जोश भर दिया था। वो हर हाल में अभिमन्यु का साथ देने को तैयार था। वहीं बलदेव ने पूरे गांव के सामने सरपंच बनने का पद स्वीकारते हुए तमाम वादे कर दिए। यहाँ तक कि उसने चकिया की डायन जैसी समस्या को भी जल्द खत्म करने को कह डाला। भरी भीड़ में फुलवा ने अपना हाथ उठा के सबको चौंका दिया था। फुलवा भीड़ को चीरते हुए सीधा बलदेव के पास पहुंची। इंस्पेक्टर नकुल अपनी गुस्सैल आंखों से फुलवा को घूर रहा था, लेकिन फुलवा ने उसकी नजरों को नजरअंदाज कर दिया था। बलदेव फुलवा को देखकर हैरान था और उसने पूछा, क्या कहना है आपको? फुलवा ने बलदेव से कहा, सरपंच जी, मैं और चुप नहीं रह सकती। आज मैं आपके पास न्याय मांगने आई हूँ, अपना सच बताने आई हूँ। ये सुनकर इंस्पेक्टर नकुल आग बबूला हो रहा था। वो फौरन बलदेव के पास गया और धीरे से बोला, सरपंच जी, आप किसकी बातें सुनने लगे? यहाँ कोई और मुद्दा चल रहा है। चकिया गांव की बातें करते रहना है, ये कोई पंचायत थोड़ी बैठी है। बलदेव को महसूस हुआ कि कुछ तो बात थी उन दोनों के बीच और वो दोनों में पीसने वाला था। बलदेव ने फुलवा से कहा, तुम्हारी समस्या का जरूर हल करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं उसे निपटा दे। इंस्पेक्टर नकुल को ये सुनकर राहत मिली और उसने सोचा, अच्छा हुआ इस औरत की बात यहीं रुक गई, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। लेकिन फुलवा ने ठान ली थी कि आज वो सबको उस रात की घटना का सच बता देगी, तब जाकर उसके कलेजे को ठंडक मिलेगी। उसने बलदेव को थोड़ी सख्ती के साथ कहा, सरपंच जी, मेरा सच बताना बहुत जरूरी है और ये सच सभी को मालूम पड़ना चाहिए। मैं और नहीं रुक सकती। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? तभी बलराम आकर बलदेव के कानों में बोला, अरे यही मौका है गांव वालों का दिल जीतने का। इस बेचारी को मौका दे दीजिए, सुन लीजिए इसकी भी फरियाद। बलदेव समझ गया कि उसको क्या करना है। उसने फुलवा से कहा, ठीक है, तुम्हारी बात सुन लेते हैं। बताओ, क्या बताना चाहती हो? इंस्पेक्टर नकुल को बलदेव का फुलवा की तरफ बोलना और उसका साथ देना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, पर गांव वालों के सामने वो कर भी क्या सकता था। चुपचाप कोने में खड़ा वो सब कुछ देख रहा था। फुलवा ने सारे गांव वालों को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आंखें भर आई। फुलवा बोली, मुझे इस गांव में आए कई साल हो गए हैं। मुझसे घनश्याम ने शादी करी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर सभी गांव वाले दंग रह गए थे। उन्हें घनश्याम के बारे में पता था कि उसको अभिमन्यु ने जान से मार दिया था और इसकी वजह से उसे बलिया जेल भेजा गया था, लेकिन वो एक वैन के ब्लास्ट होने की वजह से मारा गया था। लेकिन गांव के बहुत सारे लोग ये नहीं जानते थे कि फुलवा घनश्याम की बीवी थी। फुलवा ने कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे ब्याह को 10 साल हो गए थे, लेकिन भगवान ने हर बार हमारी जिंदगी में आई हुई हर खुशियां हमसे छीन ली थी। मुझे तब से बांझ का दर्जा दे दिया गया था।
घनश्याम मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके घर वाले मुझे बहुत तंग करने लगे थे। कुछ सालों तक घनश्याम ने उनकी नहीं सुनी, लेकिन फिर उसने उनकी बातों में आकर दूसरी शादी गौरी से कर ली। तब जाकर गांव वालों को समझ आया, क्योंकि वो गौरी को अच्छी तरह से जानते थे। गौरी से घनश्याम ने सारे समाज के सामने शादी की थी। फुलवा ने कहा, जब से घनश्याम की शादी गौरी से हुई थी, मैं टूट गई। मुझे अपनी जिंदगी उजड़ती हुई दिखाई देने लगी। मैं अकेले एक दूसरे घर में रहने लगी। घनश्याम कभी कभार मुझसे मिलने आ जाया करता था, लेकिन जब गौरी का बच्चा हुआ, तब से घनश्याम मुझे धीरे धीरे भूलने लगा था। कई महीने हो गए थे, मुझसे घनश्याम मिलने तक नहीं आया। एक दिन मैं उसके घर गई तो मैंने देखा घनश्याम का खुशियों से भरा परिवार, जो मेरा होना चाहिए था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी तय कर लिया कि जो मेरा नहीं हो सका, वो मैं घनश्याम का भी नहीं होने दूंगी। मैंने कुछ दिनों बाद घनश्याम को रात के अंधेरे में उस वीरान जगह मिलने के लिए बुलाया। सारे गांव वाले मंत्रमुग्ध हुए उसकी कहानी सुन रहे थे। जब फुलवा बोलते बोलते रुक गई, तभी प्रीति ने कहा, फुलवा जी, आप रुक क्यों गई? आगे क्या हुआ बताइए हम सबको। डरिए मत, हम सब आपके साथ में हैं। फुलवा को जैसे प्रीति की बातों से थोड़ा हौसला मिल गया था। फुलवा ने फिर अपनी आगे की बात बताते हुए कहा, उस रात मेरे अंदर जुनून सवार था। मैं बेसब्री से घनश्याम का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद घनश्याम वहां आया। मैंने घनश्याम से कहा कि वो गौरी और उसका बच्चा लेकर मेरे पास लौट आए, पर वो घनश्याम मेरी बातों पर हंस दिया। मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने फिर से कोशिश की कि वो मेरी बातों को समझे, लेकिन उसे गौरी और अपने बच्चे के अलावा किसी और का ख्याल नहीं था। उस रात जब घनश्याम ने मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने उसके सीने में बड़ा सा खंजर उतार के उसका खून कर दिया। जैसे ही फुलवा ने ये बात कही, सारे गांव वाले दंग रह गए। इंस्पेक्टर नकुल ने चिल्लाकर कहा, ये झूठ है, बकवास बंद करो अपनी। मैं था वहां उस रात। मैंने देखा था अभिमन्यु के हाथों में वो चाकू, जिससे उसने घनश्याम का कत्ल किया था। फुलवा रोते हुए बोली, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आज मैं इसलिए तो आई हूँ ताकि इतने दिनों का बोझ मैं अपने सीने से निकाल सकूं। होश खो बैठी थी मैं उस रात जब मैंने अपने पति का खून किया। हिम्मत नहीं थी मेरे में, सो मैं वहां से भाग गई। इंस्पेक्टर नकुल ने शोर मचाते हुए कहा, मैं ये झूठी कहानी मानने को तैयार नहीं हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से अभिमन्यु के हाथ में वो चाकू देखा था और उस खूनी चाकू को घनश्याम के सीने से निकलते हुए भी देखा था। ये औरत पागल हो चुकी है। तभी एक आवाज गांव की सभा में दूर से गूंजी, ये औरत पागल नहीं है, ये सच बोल रही है। आवाज सुनकर इंस्पेक्टर नकुल के चेहरे पर से हवाइयां उड़ गई। उसने चौंक कर देखा। सारे गांव वाले भी हैरान थे। सभी की फटी हुई निगाहें उस आवाज की तरफ घूम गई। धीरे धीरे सभी ने किनारे होना शुरू कर दिया, जैसे उन्हें कोई भूत दिख गया हो। वो अभिमन्यु था जो चकिया लौट आया था। किसी सम्राट की तरह बीच से निकलता हुआ बलदेव इंस्पेक्टर नकुल और फुलवा की ओर चला आ रहा था। अभिमन्यु को देखकर इंस्पेक्टर नकुल के तो होश उड़ गए थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब क्या करेगा अभिमन्यु इंस्पेक्टर नकुल के साथ?